तो शुभ समाचार में आज हम सबसे पहले उन दो बड़ी खबरों की बात करेंगे जिन पर देश की नजरें रहने वाली हैं। दोनों खबरें जो हैं वो अंतरिक्ष में बढ़ते भारत के कदमों की गवाही देती हैं। अब से कुछ ही देर बाद इसरो श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से नया रॉकेट SSLV-D3 की लॉन्चिंग करने वाला है। अब से कुछ ही मिनटों बाद ही लॉन्चिंग का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। इस सैटेलाइट से आपदा का पता काफी पहले चल जाएगा, यानी हमारे पास तैयारी करने के लिए काफी वक्त है। दूसरी बड़ी खबर भी इसरो ने दी है। जी हां, इसरो मिशन गगनयान की तैयारियों में पूरी तरह से जुटा हुआ है। देश के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष यात्रा के दौरान आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार भी किया जा रहा है। तो आज सुबह गगनयान को छूने की तैयारी। भारत की अंतरिक्ष सेना तैयार है। गगनयान के नायकों की ट्रेनिंग देखिए। इसरो मिशन गगनयान की तैयारियों में जुटा है। देश के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। उन्हें अंतरिक्ष यात्रा के दौरान आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार किया जा रहा है। दरअसल इसरो ने गगन यात्रियों की ट्रेनिंग का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें देखा जा सकता है कि एस्ट्रोनॉट्स को एक स्पेस जैसी स्टिमुलेटेड कंडीशन में ट्रेनिंग दी जा रही है, यानी ठीक वैसी ही स्थिति बनाई जा रही है जैसे अंतरिक्ष में मिलेगी। एस्ट्रोनॉट्स को अभी से अंतरिक्षयान के अंदर जीरो ग्रेविटी और स्पेस में आने वाली चुनौतियों के लिए ट्रेन किया जा रहा है। इन एस्ट्रोनॉट्स को शारीरिक और मानसिक तौर पर भी तैयार किया जा रहा है। ऐसे में वो योग करते नजर आए। साथ ही इन्हें स्विमिंग की भी ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि जब ये यात्री मिशन को सफलतापूर्वक कर समंदर में उतरे तो उस वक्त उनकी वहां पर सफल लैंडिंग हो सके। इतना ही नहीं, ये एस्ट्रोनॉट जीरो ग्रेविटी में रहने की ट्रेनिंग ले रहे हैं, क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता। इस कारण वहां व्यक्ति हवा में उड़ता नजर आता है। ऐसे में इन हालातों से निपटने के लिए कठोर ट्रेनिंग दी जा रही है। इसरो ने जो वीडियो जारी किया है, उसमें ट्रेनिंग ले रहे एस्ट्रोनॉट्स तिरंगा फहराते हुए भी नजर आ रहे हैं, जो अंतरिक्ष में आजाद भारत की उड़ान का गवाह भी है। मिशन गगनयान के लिए भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला को चुना गया है। ये सभी अगले साल मिशन गगनयान के जरिए हिंदुस्तान का तिरंगा अंतरिक्ष में फहराने के लिए तैयार हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। SSLV-D3 मिशन लॉन्च होने में बस चंद मिनटों का समय बचा है। इस मिशन से भारत को बहुत फायदा होगा। दरअसल इस मिशन के साथ EOS-08 मिशन के तौर पे नया अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा, जो कि आपदाओं के बारे में हमें पहले से ही अलर्ट कर देगा। यानी देश में आने वाली बड़ी आपदा का अब हमें समय रहते ही पता चल जाएगा और सावधानी बरती जा सकेगी। इस खास मिशन को सफलता तक पहुंचाने के लिए इसरो वैज्ञानिक वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर पहुंचे और मिशन की सफलता के लिए विशेष पूजा की। ये इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के वैज्ञानिकों की टीम है, जो कि SSLV-D3 रॉकेट की लॉन्चिंग को लेकर आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी पहुंची। इस दौरान टीम ने यहां भगवान का आशीर्वाद लिया और मिशन की सफलता की कामना की। इस रॉकेट के जरिए 2 सैटेलाइट लॉन्च हो रहे हैं। इस रॉकेट से देश की नई EOS-8 यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च की जाएगी। साथ ही एक छोटी सैटेलाइट भी पैसेंजर सैटेलाइट की तरह छोड़ी जा रही है। SSLV-D3 रॉकेट में SSLV का मतलब स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, वहीं D3 का मतलब तीसरी डेमोन्स्ट्रेशन फ्लाइट है। लॉन्चिंग के सफल रहने पर इसरो इस रॉकेट को देश का तीसरा सबसे शानदार रॉकेट घोषित कर देगा। ये रॉकेट धरती से 475 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाकर दोनों सैटेलाइट को छोड़ देगा। अब से चंद मिनटों में इस रॉकेट को लॉन्च कर दिया जाएगा।
इसकी लॉन्चिंग आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से होगी। इस लॉन्चिंग का समय सुबह 9:17 रखा गया है। इस रॉकेट में 500 किलोग्राम तक का सामान ले जाया जा सकता है। SSLV D3 रॉकेट करीब 176 किलोग्राम वजन वाली सैटेलाइट को लेकर उड़ान भरेगा। इस मिशन से पर्यावरण की मॉनिटरिंग में आसानी होगी, साथ ही आपदा प्रबंधन में भी मदद मिलेगी। यानी बाढ़, जंगल में आग समेत कई तरह की आपदाओं के दौरान भी ये सैटेलाइट अहम भूमिका निभाएगी। जाहिर है कि देश के लिए आज बड़ा दिन है, ऐतिहासिक दिन है। इसरो इतिहास रचने वाला है और इस पर हर भारतीय की नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आपके सामने SSLV D3 इस वक्त लॉन्च हो रहा है। आसमान में उड़ता हुआ रॉकेट तेजी से आगे बढ़ता हुआ स्पेस की ओर जाता हुआ इसरो की तरफ से लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा से हो रही है और 9:17 का वक्त था और फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पे रॉकेट लॉन्च होता हुआ। तो इसी तस्वीरें आप देख सकते हैं। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं गुड न्यूज टुडे के माध्यम से कि इसरो ने एक बार फिर से जो है इतिहास रच दिया है और तमाम साइंटिस्ट जो है उनकी नजरें जो है सिर्फ और सिर्फ आसमान पर टिकी हुई हैं। किस तरह से इस सैटेलाइट की लॉन्चिंग हुई है श्रीहरिकोटा से, ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि सैटेलाइट की बड़ी सफलतापूर्वक जो है लॉन्चिंग हो चुकी है और इस सैटेलाइट से काफी आपदाएं जो हैं उनसे निपटा जा सकता है। करीब 34 मिलीमीटर ऊंचा भारत का सबसे छोटा सैटेलाइट लगभग 2500 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करता हुआ यान को दिशा की ओर ले जा रहा है। altitude of close to 60. तो एक बार फिर से इसरो ने रच दिया इतिहास। आपदा से पहले ही आपको अलर्ट जो है वो मिल जाएगा। मिट्टी की नमी और हिमालय की भी हो सकेगी इस सैटेलाइट से स्टडी। जी हाँ, लॉन्चिंग से न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को बढ़ावा मिलेगा। इस सैटेलाइट की लॉन्चिंग से जो सबसे ज्यादा बढ़ावा मिलेगा वो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को मिलेगा। तो SSLV D3 रॉकेट जो है उसको लॉन्च कर दिया गया श्रीहरिकोटा से। इसरो ने लॉन्च किया है सैटेलाइट EOS-8 सफलतापूर्वक यान से पृथक कर दिया गया तो है। सफलतापूर्वक जो है इस सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया गया है। Completion of action of first stage, its separation, and the second stage already has commenced its operation. इस लॉन्चिंग को ऐतिहासिक लॉन्चिंग माना जा रहा है। इससे देश को आधिकारिक तौर पर नया रॉकेट मिलेगा, साथ ही जो सैटेलाइट छोड़ा जा रहा है उससे आपदाओं की जानकारी पहले ही मिल जाएगी। ये लॉन्च बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसरो ने ये जानकारी दी और देश के लिए आने वाले समय में संकट मोचन का काम कर सकता है। आज 16 अगस्त की तारीख को सुबह 9:17 पे श्रीहरिकोटा से SSLV D3 की लॉन्चिंग हो गई है। इस रॉकेट से देश का नया अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-8 लॉन्च हो रहा है और इसके अलावा एक छोटा सैटेलाइट SRO डेमोसैट भी पैसेंजर सैटेलाइट की तरह छोड़ा जा रहा है। ये दोनों ही सैटेलाइट धरती से 475 किलोमीटर की ऊंचाई के गोलाकार ऑर्बिट में चक्कर लगाएंगे और यह अपनी उद्दिष्ट दिशा की ओर बढ़ चला है। सभी तंत्र सामान्य रूप से कार्य करते हुए। Clear weather here in Sriharikota and a good visibility for the flying rocket. Plus 40 seconds. यह तीसरी उड़ान SSLV की अपनी विश्वसनीयता सिद्ध करते हुए यह प्रमोचन यान निकल चला है अपनी उद्देश्य कक्षा की ओर। The action time of SS1 is 115 seconds. Flex nozzle for pitch and yaw steering. Fin tip actuation for the passive roll control. 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Normal. Superb liftoff of SSLV D3 EOS-08 mission. Sleek rocket searing through the skies. जी हाँ, यह सफलतापूर्वक उत्थापन SSLV D3 लॉन्च व्हीकल का और यह अपनी उद्दिष्ट दिशा की ओर बढ़ चला है। सभी तंत्र सामान्य रूप से कार्य करते हुए। Clear weather here in Sriharikota and a good visibility for the flying rocket. Plus 40 seconds. प्रमोशन का यह तीसरी उड़ान SSLV की
अपनी विश्वसनीयता सिद्ध करते हुए SS2 SS3 का कोस्टिंग फेज जारी है। इस दौरान आपको उपग्रह के बारे में संक्षिप्त विवरण देते हैं। EOS-8 नवीनतम उपग्रह की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रदर्शन करने जा रहा है। इसमें संचार, बेसबैंड भंडार और पोजीशनिंग जैसे इलेक्ट्रॉनिक पैकेज को एकीकृत कर एवियोनिक सिस्टम तैयार किया गया है, जिससे यह बहुउद्देशीय एकल और सक्षम यूनिट बन गया है। इसमें कमर्शियल ऑफ द शेल्फ घटकों का इस्तेमाल कर कोल्ड रिडंडेंट सिस्टम तैयार किया गया है। इसके अलावा इसके स्ट्रक्चरल पैनल में ही इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड अंतर्निहित किया गया है। इसके अलावा इसमें बैटरी, ड्यूअल जिम्बल एंटीना, फेज्ड एरे एंटीना और लचीला सोलर पैनल लगाया गया है। इनमें से हर एक घटक ऑन बोर्ड तकनीक का प्रदर्शन करने जा रहा है। EOS-8 उपग्रह के 3 मुख्य नितभार हैं: इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड पेलोड, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम और सिलिकॉन कार्बाइड पैरामैग्नी डोजीमीटर। यह उपग्रह आधारित निगरानी, आपदा निगरानी, पर्यावरण, आग का पता लगाना। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं प्रधानमंत्री आवास, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी पेरिस से लौटे खिलाड़ियों से मिल रहे हैं। लगातार खिलाड़ियों और वैज्ञानिकों का हौसला प्रधानमंत्री इस दौरान बढ़ाते रहे। एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पेरिस ओलंपिक में भारत का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों से मुलाकात की। ज्ञान होता है जो हमें खुद को कभी कभी डैमेज कर देता है। ये सिद्ध हो रहा है कि आप लोगों ने खुद अपने आप को तैयार किया है और छोटे मोटे जर्क आए भी, कठिनाई आई तो भी आपके बॉडी को आपने ऐसा बनाया है कि आप मेजर इंजरी से बच गए हैं। तो मैं पक्का मानता हूं आप लोगों ने काफी ट्रेन किया होगा अपनी बॉडी को, काफी मेहनत की होगी, तब जाके ये हुआ होगा। तो इसके लिए तो आप सब बधाई के पात्र हैं। साथियों, मेरे साथ हमारे मनसुख मांडविया जी हैं, खेल राज्य मंत्री बहन रक्षा खड़से जी है, हमारी खेल जगत में जिन्होंने देश का नाम रोशन किया PT उषा जी हैं। पेरिस से आप सब वापिस आए हैं। आप सबका और आप सबके साथियों का भी मेरे यहां हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। मैंने जिस उमंग से आपको पेरिस के लिए विदाई दी थी, उतने ही उमंग से मैं आज आपका फिर से स्वागत कर रहा हूं। और इसका कारण ये नहीं है कि कोई मेडल का टैली कितना हुआ। उसका कारण ये होता है कि विश्व भारत के खिलाड़ियों की तारीफ कर रहा है। उनके हौसले, उनके डिसिप्लिन, उनके बिहेवियर, मेरे कानों पर सब जगह से बातें आती हैं और ये सुनता हूं तो बड़ा गर्व होता है जी कि मेरे देश के खिलाड़ी मेरे देश के लिए ही खेलते हैं। मेरे देश के नाम को रत्ती भर भी खरोच आ जाए, ये मेरा देश का एक भी खिलाड़ी नहीं चाहता है और यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। और उसके लिए ये पूरी टीम बहुत बहुत बधाई के पात्र है। साथियों, आप सबने पूरी दुनिया में भारत के तिरंगे की स्थान बढ़ा करके देश वापस लौटना और मेरे निवास पर आपका स्वागत करने का मुझे अवसर मिलना, मैं इसे मेरा अपना गौरव मानता हूं। और पेरिस जाने से पहले जो जाते हैं उनको भी पता होता है कि हमें अपना बेस्ट देना है और मैंने हमेशा यही कहा है सबको कि आपको अपना बेस्ट देना है और आपने दिया है। दूसरी बात है, हमारे खिलाड़ी के रूप में इंडिविजुअल इवेंट में 2 मेडल जीते हैं।
हमारा नीरज पहला ऐसा भारतीय खिलाड़ी है जिन्होंने इंडिविजुअल इवेंट में गोल्ड और सिल्वर जीते। हॉकी में भारत ने 52 साल बाद लगातार 2 बार मेडल जीते कंटिन्यूसली। अमन ने केवल 21 साल की उम्र में मेडल जीत करके देश को बिल्कुल इतना प्रसन्न कर दिया है। और अमन के जीवन के विषय में आज देश जानने लगा है तो उनको लग रहा है कि भाई व्यक्ति के जीवन की कठिनाइयों से भी इंसान अपनी यात्रा को, स्वप्न को, संकल्प को सिद्ध कर सकता है। कठिनाइयां अपने आप अपनी जगह पर रह जाती है। अमन ने करके दिखाया है। विनेश पहली ऐसी भारतीय बनी जो कुश्ती में फाइनल तक पहुंची। ये भी हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है। ओलंपिक्स में 7 शूटिंग इवेंट्स में इंडियन शूटर्स फाइनल्स में पहुंचे और ये भी पहली बार हुआ है। इसी तरह तीरंदाजी में धीरज और अंकिता पदक के लिए खेलने वाले पहले भारतीय तीरंदाजी बने। और लक्ष्य, हमारा लक्ष्य सेन, आपके मैच ने तो पूरे देश का जोश बढ़ा दिया है। हमारे लक्ष्य भी ओलंपिक में सेमीफाइनल तक पहुंचने वाले एकमात्र पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी बने हैं। हमारे अविनाश सावले, इसने स्टीपल चेज के फाइनल में क्वालिफाई किया। इस फॉर्मेट में ये भी फर्स्ट टाइम रहा। साथियों, हमारे ज्यादातर मेडलिस्ट, जैसा मैंने कहा, अपने 20s में है, बहुत छोटी आयु के हैं। आप सभी बहुत युवा है, आपके पास बहुत समय है, बहुत ऊर्जा है। और ये भी सही है कि टोक्यो के और पेरिस के बीच में नॉर्मली 4 साल का समय रहता है, इस बार 3 साल का ही समय था। तो हो सकता है आपको 1 साल और अगर मिला होता प्रैक्टिस का तो शायद आप और नई कमाल करके दिखा देते। अभी लंबी कैरियर में आप कई बड़े टूर्नामेंट खेलेंगे, खेलना बंद नहीं करना चाहिए, रुकना भी नहीं चाहिए, एक भी मैच छोड़नी नहीं चाहिए। ये युवा दल इस बात का प्रमाण है कि स्पोर्ट्स में भारत का भविष्य कितना उज्जवल रहने वाला है। मुझे विश्वास है पेरिस ओलंपिक्स भारतीय स्पोर्ट्स की इस उड़ान के लिए एक लॉन्च पैड साबित होने वाला है। ये टर्निंग पॉइंट है हमारा। उसके बाद विजय ही विजय है दोस्तों, हम रुकने वाले नहीं है। साथियों, आज भारत अपने यहां वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स इकोसिस्टम डेवलप करने की प्राथमिकता दे रहा है। ग्रास रूट से आने वाले खिलाड़ियों को उनको तराशना ये बहुत जरूरी है। हमने गांव-गांव, शहर-शहर से युवा प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए खेलो इंडिया मुहिम शुरू की और मुझे खुशी है कि खेलो इंडिया से निकले 28 खिलाड़ी इस ओलंपिक समूह का हिस्सा बने हैं। अमन है, अनंतजीत है, धीरज है, सर्वजोत है, इन सब ने खेलो इंडिया एथलीट के रूप में अपनी जर्नी शुरू की थी। और इससे हुआ ये है कि खेलो इंडिया में खेलना और जी भर के जीतना ये एक बहुत बड़ा अहम हिंदुस्तान का कार्यक्रम बन चुका है जी। मैं मानता हूं मैं खेलो इंडिया को और तवज्जो देनी है और ताकत देनी है। उसी में से हमें अच्छे नए हैं। आपकी तरह ही खेलो इंडिया एथलीट्स की एक बड़ी फौज देश के लिए तैयार हो रही है। हमारे खिलाड़ियों को सुविधाओं और संसाधनों की कमी न पड़े, ट्रेनिंग में दिक्कत ना आए, इसके लिए बजट भी लगातार बढ़ाया जा रहा है। सबको पता है
कि किसी भी खिलाड़ी के लिए ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन में हिस्सा लेना कितना आवश्यक है। मुझे संतोष है कि ओलंपिक्स से के पहले आपको अनेकों इंटरनेशनल कंपटीशन का एक्सपोजर मिला है। इतने सारे कोच और एक्सपर्ट्स, डाइट, उपकरण और कोचिंग, सब पर इतनी बारीकी से ध्यान, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज देने का प्रयास, इस तरह की सुविधाओं के बारे में हमारे यहाँ पहले सोचा नहीं जाता था। खिलाड़ी अपने नसीब पर मेहनत करता था, देश के लिए कुछ करके आता था, लेकिन अब एक पूरी इकोसिस्टम बनी है। ये केवल स्पोर्ट्स में देश की नीतियों का बदलाव है, इतना ही नहीं है, ये उस भरोसे का प्रतीक भी है जो देश अब अपनी युवा पीढ़ी पर बहुत ज्यादा भरोसा करता है, उसकी अभिव्यक्ति है। साथियों, आप सब देश के युवाओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। मैं मानता हूं आप में से हर किसी के बारे में देश को, देश के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा जानना चाहिए। यहां भी मेरी इच्छा है कि मैं हर किसी का नाम लेकर उसकी चर्चा करूं, विशेषकर हमारी बेटियां। पिछली बार की तरह इस बार भी बेटियों ने ही ओलंपिक में भारत की जीत का श्री गणेश किया है। मनु को जिस तरह पिछली बार तकनीकी कारणों से निराश होना पड़ा था, फिर उन्होंने जो वापसी की, अंकिता ने जिस तरह सीजन का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, मनिका बत्रा और श्रीजा अकुला ने भी सबका ध्यान खींचा है। इसी तरह बाकी खिलाड़ी भी रहे, खासकर नीरज ने अपनी लगन और अनुशासन में जिस तरह कंसिस्टेंसी दिखाई है, स्वप्निल ने कठिनाइयों को पार कर जिस तरह मेडल जीता है, हॉकी में हमारे सरपंच साहब, उनकी टीम ने दिखा दिया कि भारत की ताकत क्या है। पीआर श्रीजेश ने ये बता दिया कि द बॉल क्यों है। जो मेडल जीता या जो एक पॉइंट या कुछ सेकंड से चूका, उस सब ने एक ही संकल्प दोहराया, ये सिलसिला गोल्ड से पहले नहीं रुकेगा। मैं मानता हूं इससे देश के युवाओं को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथियों, हमारा भारत 2036 ओलंपिक्स की मेजबानी हासिल करने के लिए तैयारी कर रहा है। मैंने आज भी वहां भी लाल किले से भी बोला है, हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में कई ऐसे एथलीट्स जो पिछले ओलंपिक्स में भी खेल चुके हैं, उनके इनपुट बहुत महत्वपूर्ण है। आपने वहां बहुत कुछ ऑब्जर्व किया होगा, बहुत कुछ देखा होगा। ओलंपिक की प्लानिंग से लेकर के वहां की व्यवस्थाओं तक, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट से लेकर इवेंट मैनेजमेंट तक, आपने अनुभव, अपने ऑब्जर्वेशंस, हमने इसको लिख के रखना चाहिए, वो सरकार को साझा करना चाहिए, ताकि हमें 2036 की तैयारी में ये जो छोटी छोटी बारीक चीजें खिलाड़ी देख करके आता है, उससे और जो कमी नजर आती है वो भी हमें 36 की तैयारी के लिए काम आएगी। तो एक प्रकार से आप मेरी 36 की टीम के फौजी है, आप सबको मेरी मदद करनी है, ताकि हम 2036 में दुनिया में अब तक न हुआ हो ऐसा ओलंपिक कर करके मेजबानी करके दिखाएं। मैं चाहूंगा कि खेल मंत्रालय इसके लिए एक ड्राफ्ट बनाए और सभी खिलाड़ियों से उनके डिटेल में फीडबैक लें, उनके सुझाव लें, तो हम जरूर तैयारी अच्छी तरह कर पाएंगे। साथियों, भारतीय स्पोर्ट्स में और कैसे इंप्रूवमेंट हो सकता है, इससे आइडियाज भी, जो चीज खिलाड़ी बता सकता है ना, जो चीज कोच बता सकता है, वो हम मैनेजर लोग नहीं बता सकते। और इसलिए आप लोगों के इनपुट बहुत जरूरी है, आपके आइडियाज बहुत जरूरी है। आप पर भविष्य के खिलाड़ियों को मोटिवेट करने, उन्हें आगे बढ़ाने का भी दायित्व है।
और लोग तैयार होने चाहिए, आगे बढ़ने चाहिए। आप सोशल मीडिया स्पेसेस पर युवाओं से जुड़ सकते हैं, और जुड़ते भी हैं, करते भी हैं, बातें उनको प्रेरित करें। खेल मंत्रालय और दूसरी संस्थाएं भी इस तरह से इंटरेक्शन सेशन आयोजित करवा सकती हैं अलग अलग ग्रुप के लोगों के साथ। तो ये लोग अपना अनुभव शेयर करेंगे। मेरे सामने शायद बोलते नहीं है, लेकिन बाहर तो बहुत कुछ बोल सकते हैं ये लोग। साथियों, आप सबसे मुझे मिलने का अवसर मिला, और जब आप आए और मैं आपको ऐसे ही जाने दूं तो फिर बात अधूरी रह जाएगी। और इसलिए मैं तो कुछ न कुछ आपके जिम्मे काम छोड़ने ही वाला हूं। और पहले भी जब भी मैंने आपको कुछ कहा है, आपने जरूर उसको पूरा करने का प्रयास किया है। देखिए, जो साथी टोक्यो ओलंपिक के बाद आए थे, उन्होंने मैंने स्कूलों में जाने और युवाओं से मिलने का आग्रह किया था, और उन्होंने किया था, उसका लाभ भी हुआ है। आज देश पर्यावरण की रक्षा के लिए एक पेड़ मां के नाम अभियान चला रहा है। मैं आप सबसे कहूंगा, आप भी उससे जुड़े, अपनी मां को लेकर के एक पेड़ लगाइए। पेरिस को भी याद कीजिए और पेड़ लगाइए। अगर मां नहीं है तो मां की तस्वीर लेकर के खड़े रहिए और पेड़ लगाइए। आप में से ज्यादातर खिलाड़ी गांव की पृष्ठभूमि से हैं, सामान्य परिवार की पृष्ठभूमि से हैं। आपने पेरिस में भी देखा है, और इस बार के पेरिस के ओलंपिक की विशेषता थी, वो पर्यावरण को प्रमोट कर रहे थे। उन्होंने एनवायरनमेंट फ्रेंडली सारा वहां पर इकोसिस्टम डेवलप किया था। आप भी अपने गांव जाए तो वहां के लोगों को नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती, केमिकल फ्री खेती, हमारी धरती माता की भी रक्षा हमको करनी है, ये बात उनको बताइए। और इन सब के साथ दूसरे नौजवान साथियों को स्पोर्ट्स के जुड़ने के लिए, फिटनेस के लिए उनको प्रेरित करना चाहिए। फिटनेस की तरफ आप ही उनको गाइड कर सकते हैं, और मैं मानता हूं कि इससे बहुत बड़ा लाभ होगा। साथियों, मुझे विश्वास है आप सब सदा सर्वदा देश का नाम रोशन करेंगे। विकसित भारत की हमारी यात्रा युवा प्रतिभाओं की सफलता से और ज्यादा खूबसूरत बनने वाली है। इसी कामना के साथ मेरी फिर से एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मेरे लिए आप सब अचीवर हैं। आप में से कोई ऐसा नहीं है जिसने कुछ अचीव नहीं किया है। और जब मेरे देश से ऐसे नौजवान कुछ अचीव करके आते हैं ना, तो उसी के भरोसे देश भी अचीव करने की तैयारी कर लेता है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। तो आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री मोदी को, जिन्होंने हमारे चैंपियन से, पेरिस ओलंपिक के चैंपियन से मुलाकात की और साथ ही साथ उनका उत्साह भी बढ़ाया। और अब बात पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की। आज वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समाधि स्थल सदैव अटल पर जाकर उनको श्रद्धांजलि दी। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी भी स्मृति स्थल पहुंचे और सदैव अटल पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि उन्होंने अर्पित की। पीएम के अलावा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ समेत कई नेताओं ने भी पूर्व पीएम को नमन किया। नहीं गाता हूँ, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म आज सच से भय खाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं। लेकिन परिस्थिति बदली, मनस्थिति बदली। कवि ने कहा कि मैं लिखूंगा, कवि ने लिखा, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं, टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगा आया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख, एक गाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। इसका
सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ।